मैंने देखा किस तरह मोहम्मद गौरी अपनी बेगम को गजनी भेजना चाहता था कि तभी कुतुबुद्दीन ऐबक वहां पहुंच गया। उसने मोहम्मद गौरी को इंद्रप्रस्थ में अपनी नाकामी की दास्तान सुनाई। मोहम्मद गौरी ये सुनकर आग बबूला हो गया। इधर मीर हसन पृथ्वीराज के पास पहुंचा। उसकी चिंता थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे ही मोहम्मद गौरी से मिलेगा, वो लोग इंद्रप्रस्थ पर हमले की योजना बना लेंगे। उधर जयचंद राजसूय यज्ञ के विध्वंस से उभर नहीं सका था कि तभी विजयचंद ने उसे बताया कि मोहम्मद गौरी इंद्रप्रस्थ की सीमा के बिल्कुल करीब है। और जयचंद को इस बात का संतोष था कि पृथ्वीराज ने मीर हसन और चित्ररेखा को पनाह देकर सांप के बिल में हाथ डाला है। इधर चकोरी संयोगिता के पास आती है और इन दोनों की आपस की गलतफहमी दूर हो जाती है और वो दोनों सखियां बन जाती हैं। आओ पुत्र आओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। आओ बैठो। पिताजी, मैं ये कह रहा था कि अगर ये काम सारा हो जाता है तो उसके बाद हम। अन्नदाता की जय हो। क्या बात है द्वारपाल? अन्नदाता, मोहबा नरेश, महाराज परमाल आपके दर्शन की अनुमति चाहते हैं। मोहबा नरेश, उन्हें सम्मानपूर्वक अंदर ले आओ। जो आज्ञा अन्नदाता। पिताजी, ये मोहबा नरेश। आइए महाराज। प्रणाम महाराज। जीते रहो। महाराज, लगता है आप हमें भूल गए। ये आप क्या कह रहे हैं मोहबा नरेश? भला हम आपको कैसे भुला सकते हैं? हो सकता है गढ़ी सिरसा की घटना ने हमें आपकी दृष्टि में गिरा दिया हो। नहीं नहीं मोहबा नरेश, यह भ्रम तो आप अपने मन से निकाल ही दीजिए। बल्कि गिड़ी सिरसा की घटना के बाद जब आपने आला उदल को अपने राज्य से निकाला था, तो हमने उन्हें अपने राज्य में इसलिए शरण दी थी कि कहीं वो शत्रु के राज्य में न चले जाएं। वो आज भी हमारे पास आपकी अमानत है। महाराज, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। हम तो केवल आपका दिया हुआ वचन आपको याद दिलाने आए हैं। आपने हमें वचन दिया था कि कन्नौज की राजकुमारी महोबा के राजमहल की शोभा बनेगी। हाँ पुत्र, हाँ, हमें अपना वचन अच्छी तरह याद है। नहीं नहीं मोहबा नरेश, भला वचन भी को भूलने वाली वस्तु है? हम अपने वचन का अवश्य पालन करेंगे। अभी आप थके मदे आए हैं, आप विश्राम कीजिए। इसके बाद इस भेंट को उत्सव में बदल दिया जाएगा। आज्ञा अन्नदाता। द्वारपाल, महामंत्री से कहिए कि वो मोहबा नरेश के विश्राम की व्यवस्था करें। जो आज्ञा अन्नदाता। महाराज, आपकी मित्रता पर तो कोई संदेह नहीं, वो तो महान है। लेकिन आज आपने यह भी सिद्ध कर दिया है कि आप वचन के भी धनी हैं। महाराज, आप विश्राम कीजिए। प्रणाम। प्रणाम। इसमें क्या संदेह है?
महाराज, अरे चंदुबरदाई तुम कहो कैसे हो? मैं तो कुशल पूर्वक हूं महाराज, परंतु आप ये बताइए किन विचारों में खोए हुए थे आप? कविराज, जब व्यक्ति अकेला हो और किसी के विचारों में खोया हो, खास करके उस समय जब वो किसी से प्रेम करता हो, तो आप ही बताइए वो किसके विचारों में खोया होगा? कविराज, वो चंदा सा मुखड़ा हटता ही नहीं नजरों के सामने से, और जी करता है अभी उड़कर फिर से उसके पास पहुंच जाए। कविराज, क्या आपका जी नहीं करता? आपको याद नहीं सताती चकोरी की? महाराज, अपने दिल से जानिए पराए दिल का हाल। महाराज, जो दशा आपकी है, बस वही दशा इधर भी है। अच्छा, तो इसका अर्थ यह हुआ कि घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। बिल्कुल सत्य कहा आपने। मित्र, अब तो कोई ऐसा उपाय बताओ कि हम अपने मन की बात उन तक पहुंचा सकें। महाराज, ये तो किसी गुप्तचर का कबूतर लगता है। जरा देखो तो सही किसका संदेशा है। जी महाराज। क्या हुआ कविराज? महाराज, ये तो कमाल हो गया। ये कबूतर महाराज तो कन्नौज से पधारे हैं। क्या, कन्नौज से? जी हाँ महाराज, और इसमें 2 पत्र हैं। एक चकोरी का प्रेम संदेश मेरे नाम, और दूसरा आपके लिए है महाराज, राजकुमारी संयोगिता के विषय में। अच्छा, ये लीजिए। कविराज, ये तो गुप्तचरी के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कबूतर राजनैतिक संदेश लाने के बजाय प्रेम संदेश ला रहे हैं। देखें भाई क्या लिखा है। हाँ महाराज, राजकुमारी संयोगिता का आपसे अधिक समय तक दूर रहना कठिन लगता है। उनकी यह दशा देखकर मैं आपको पत्र लिख रही हूं। कृपया आप भी उन्हें पत्र लिखिए, जिससे उनके बेचैन मन को चैन मिले। आपके पत्र का उत्तर पवनराज ही लेकर आएगा कन्नौज। आपकी विश्वास पात्र चकोरी। सचमुच कविराज, चकोरी ने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हमारा मन बड़ा व्याकुल था कविराज। आपको क्या लिखा है चकोरी ने? पढ़िए पढ़िए। जी महाराज, पढ़ता हूं। हाँ चलिए। लिखा है, प्रिय चंद्रवरदाई, जब तक आप लोगों के सीमा पार कुशल पूर्वक निकल जाने का समाचार नहीं सुन लिया, मैं और राजकुमारी भय के सागर में गोते लगाते रहे। आपके दर्शन की प्यासी, आपकी चकोरी। तो इसका अर्थ यह हुआ कविराज कि जितनी आग इधर है उतनी ही उधर भी है। हाँ महाराज, और अब जितनी जल्दी हो सके पत्र लिखकर विदा कीजिए पवनराज को। अब ये बेचारा भी प्रतीक्षा कर रहा है उत्तर की। हम पवनराज को अधिक समय प्रतीक्षा नहीं करने देंगे। राजकुमारी, अरे
चकोरी, संयोगिता, आप चारा तो मछलियों को खिला रही हैं, मगर आपका ध्यान कहीं और है। हाँ, सच कहा तुमने, हमारा ध्यान तो बस वही है। क्यों, तुम्हें ध्यान नहीं आता अपने प्रीतम का? आता है ना संयोगिता। झूठ। अगर तुम्हें ध्यान आता तो हमारी तरह तुम भी उनके ध्यान में होती, इस तरह ना चहकती। मेरा चहकना बिना कारण नहीं है संयोगिता। मैंने अपनी और आपकी ओर से अनंगपुर पत्र भिजवाया है। क्या? हाँ संयोगिता, और अब मैं उस पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हूँ। पर तुमने ये पत्र भिजवाया किस तरह? कबूतर द्वारा। उस कबूतर का नाम है पवनराज। आज से पहले वो गुप्तचरी के संदेशे लेकर जाया करता था और अब प्रेम का संदेशा लेकर गया है। पर चकोरी, तुम्हारा पवनराज उत्तर तो लाएगा ना? हाँ संयोगिता, अवश्य लाएगा। मुझे पूरा विश्वास है अपने पवनराज पर। वो देखो, आ गया। पवनराज, धन्यवाद तुम्हारा। अब तुम जाकर विश्राम करो, बड़ी लंबी यात्रा से आए हो। चकोरी, पवनराज तो तुम्हारा ही संदेशा लाए होंगे ना? नहीं राजकुमारी, इतनी स्वार्थी तो नहीं हूं मैं। सखी कहा है आपको, अगर आपका ख्याल ना रखूं तो काहे की सखी। संदेशा आपके लिए भी है। अरे, ये तो तुम्हारा संदेशा है। आपका संदेशा ये है। राजकुमारी, राजकुमारी, क्या हुआ? चकोरी, हम तुम्हें कितना धन्यवाद दें। हमारे विरह वेदना से तड़पते हुए हृदय को तुमने इस समय प्रेम का वो मरहम दिया है जिससे हमारा अंग अंग आनंदित हो उठा है। इस पत्र से तो हमें महाराज पृथ्वीराज चौहान का स्पर्श अनुभव हुआ है। कौन है आप और बिना अनुमति अंदर कैसे आ गए? सुंदरी, तुम जो भी हो, मगर इस समय तुम महोबा नरेश महाराज परमाल का अपमान कर रही हो। किंतु बिना अनुमति राजकुमारी के कक्ष में? हमें बिना अनुमति इस कक्ष में आने का अधिकार राव श्री महाराज विजय चंद और जयचंद ने दिया है। महोबा नरेश, आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि यह स्थान कोई राजकीय अतिथिशाला नहीं है। यह कन्नौज की राजकुमारी का कक्ष है। मगर राजकुमारी, हम एक दूसरे से अपरिचित भी तो नहीं हैं। महोबा नरेश, परिचय का मर्यादा से कोई संबंध नहीं होता और राजपुरुषों को तो मर्यादा का अधिक ध्यान रखना चाहिए। सत्य तो यह है राजकुमारी
कि हम महाराज जयचंद से मिलकर इतने प्रसन्न हुए कि यहां आने में शिष्टाचार का हमें ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन गढ़ी सिरसा के बाद आप यहां आकर हमें भूल ही गई। नहीं महोबा नरेश, गढ़ी सिरसा के बाद याद रखने वाले किसी भी वस्तु को हम नहीं भूले। किंतु राजकुमारी, आपकी ओर से कोई भी ऐसा संदेशा नहीं मिला जिसमें महोबा नरेश, महोबा में ऐसी परंपरा होगी, लेकिन कन्नौज में ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि राजकुमारी अपनी मर्यादा भूलकर किसी को भी किसी प्रकार का संदेश भेजे। और फिर आपके और हमारे बीच ऐसा कोई संबंध भी तो नहीं है। संबंध नहीं है तो हो जाएगा राजकुमारी। हम तो आपके दादाजी और पिताजी को उनका दिया हुआ वचन याद दिलाने आए थे, और अब तो उन्होंने अपने दिए हुए वचन पर स्वीकृति की मोहर भी लगा दी है। आप किस वचन की बात कर रहे हैं? वही वचन राजकुमारी जिसके कारण आप गढ़ी सिरसा आई थी, वही वचन जिसके कारण कन्नौज और महोबा एक अटूट रिश्ते में जुड़ने जा रहे हैं, आपके और हमारे विवाह का वचन। अब आप ही बताइए राजकुमारी, आपके कक्ष में आने के लिए अब भी किसी प्रकार की अनुमति लेने की आवश्यकता है? हम तो यही कहने आपके कक्ष में आए थे। अच्छा, हम चलते हैं। राजकुमारी, नहीं चकोरी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम बिना रीढ़ के मानव के साथ संबंध की बात सुनना भी पाप समझते हैं। वो गढ़ी सिरसा जिसकी दुहाई महोबा नरेश दे रहे थे, वही तो हमारे और पृथ्वीराज के प्रेम ने जन्म लिया, और जिसे महोबा नरेश की कारता ने अवसर दिया। महाराज पृथ्वीराज मन से, वचन से हमारे स्वामी हैं, हमारे पति हैं। राजकुमारी, ये काम मुश्किल तो नहीं, मगर आसान भी नहीं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी, मगर महाराज जयचंद ने इस तरह बिना सोचे समझे महोबा नरेश को वचन कैसे दे दिया? चकोरी, महाराज जयचंद को अपना वचन तोड़ना होगा। हमारे जीते जी हमारी डोली महोबा नहीं जाएगी। ये तुम्हारी सखी का वचन है और एक शतरानी का प्रण। हाँ, मासा, मासा, मासा। क्या बात है पुत्री? आज से पहले तुझे इतने क्रोध में कभी नहीं देखा। मासा, हम आपसे ये पूछने आए हैं कि क्या कन्नौज की राजकुमारी का मान सम्मान इस महल से उठ गया है? ये तो क्या कह रही है? ऐसा क्या हुआ है तेरे साथ पुत्री? क्या आप जानती हैं कि महोबा नरेश यहाँ पधारे हैं? हाँ, मैं जानती हूँ। तो फिर क्या आप ये जानती हैं कि वो एक निर्भीक और उदंड व्यक्ति की तरह बिना अनुमति हमारे कक्ष में आए थे? क्या? ये तो क्या कह रही है पुत्री? हाँ मासा, और पूछने पर उन्होंने बड़ी धृष्टता से हमें ये बताया कि ये अधिकार उन्हें स्वयं पिताजी और दादाजी ने दिया है। नहीं पुत्री, ये नहीं हो सकता, ये असंभव है। क्या तुम्हारे दादाजी और पिताजी कोई साधारण व्यक्ति है जो किसी को भी तुम्हारे कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति देंगे? लेकिन मासा, ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही किया है महोबा नरेश ने। वो तो सारे शिष्टाचार को ताक पर रखकर हमें ये बताने आए थे कि पिताजी और दादाजी ने हमारे जीवन की बागडोर उनके हाथों में सौंपने का निर्णय कर लिया है। क्या? हाँ मासा, और यही सूचना देने वो हमारे कक्ष में आए थे। उन्होंने तो हमसे ये भी कहा कि वो कन्नौज पिताजी और दादाजी को उनका वचन याद दिलाने आए थे, और पिताजी ने उस वचन पर अपनी स्वीकृति की मोहर भी लगा दी।
तुम्हारे पिताजी ने कोई भी वचन दिया हो पुत्री, लेकिन बिना अनुमति वो तुम्हारे कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते। और ऐसा करके उन्होंने कनौज राज्य की मर्यादा का उल्लंघन किया है। और इस शिष्टाचार को भंग करने के लिए हम स्वयं उनसे जवाब तलब करेंगे। मासा, आप कुछ भी करें, किंतु आप जानती हैं कि हमने अपनी जीवन डोर किसके साथ बांधी है। हमने तो अपनी ओर से उन्हें वचन भी दे दिया है। मासा, हम शतरानी हैं। अब ये जीवन उसी का हुआ जिसे हमने अपने हृदय में स्थान दिया है। और इस स्थान पर सांबर नरेश पृथ्वीराज चौहान विराजमान है। नहीं पुत्री नहीं, इस बात को तू अभी अपने मन में ही रख। क्या तू नहीं जानती कि यज्ञ विध्वंस के बाद तेरे पिताजी के सीने में कैसे प्रतिशोध की आग दहक रही है? अगर उन्हें पता चल गया कि उनकी पुत्री उनके शत्रु से प्रेम करती है, तो इस आग में तू भी जल सकती है पुत्री। मेरी बात मान, इस आग को शांत हो जाने दे। मैं स्वयं चल के तेरे पिताजी से बात करूंगी। उनके क्रोध की अग्नि कभी शांत नहीं होगी मासा। वो महोबा नरेश को दिए हुए वचन का पालन अवश्य करेंगे। यदि ऐसा करने की चेष्टा की गई तो याद रखना मासा, हम इस बात को झुठला देंगे कि मायके से लड़की की डोली उठती है और ससुराल से अर्थी। आपके चरणों की सौगंध मासा, हमारी डोली नहीं अर्थी उठेगी कनौज से। नहीं नहीं पुत्री, ऐसा ना के। मैं तुझे वचन देती हूँ कि तेरा विवाह महोबा नरेश से कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा पुत्री। मासा, हाड़ामीर, क्या कविचंद वरदाई का कन्नौज राज्य में आना पृथ्वीराज चौहान के षड्यंत्र का एक हिस्सा था? इस बात में रत्ती भर भी संदेह नहीं है महाराज, क्योंकि जब अतिथिशाला में हमारी भेंट कवि चंद्रदाई से हुई थी, तब उनके सेवक गणपत डांगे ने बड़ी दृष्टता दिखाई थी महाराज। वो तो मरने मारने पर उतारू हो गया था महाराज। तब कवि चंद्रदाई ने यही कहा था कि उसके मुख से इंद्रप्रस्थ की माटी बोल रही है। हाड़ामीर, अगर आप ये बात हमें उस समय बता देते तो हम उन दोनों को कन्नौज राज्य से बाहर नहीं जाने देते। अन्नदाता की जय हो। कहो द्वारपाल। अन्नदाता, इंद्रप्रस्थ से महाराज पृथ्वीराज चौहान का विशेष दूत आपके लिए कुछ संदेश लेके आया है। पृथ्वीराज चौहान का दूत? जाओ और उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दो। ना तो मैं उसकी शक्ल देखना चाहता हूं और ना ही मैं उसका कोई संदेश सुनना चाहता हूं। जाओ। जो आज्ञा अन्नदाता। ठहरो पुत्र, बैरी 7 जन्म का क्यों ना हो, मगर क्या तुम राजकीय शिष्टाचार को भूल गए? पुत्र, यह तो मर्यादा की बात है। जब तुमने पृथ्वीराज को सेवा करने वाला निमंत्रण पत्र देकर अपने राजपुरोहित को इंद्रप्रस्थ भेजा था, तो क्या उसने तुम्हारे राजपुरोहित का अपमान करके उसे वापस भेज दिया था? नहीं पुत्र, नहीं। दूत के साथ ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं है। ये राजकीय शिष्टाचार के विरुद्ध है। हाँ, ठीक है, भेज दो उसे। जो आज्ञा अन्नदाता। आइए। कन्नौज नरेश महाराज जयचंद की सेवा में इंद्रप्रस्थ के दूत का प्रणाम। कहो दूत। महाराज, मैं अपने स्वामी महाराज पृथ्वीराज चौहान की ओर से आपके लिए एक संदेश लाया हूं। और वो संदेश क्या है? यह तो मैं नहीं जानता महाराज, किंतु संदेश देते हुए
महाराज पृथ्वीराज चौहान ने मुझे आपसे निवेदन करने के लिए कहा था। और वो निवेदन क्या है? महाराज, उन्होंने कहा था जब आप इस संदेश को पढ़ें तो थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएं कि कन्नौज और इंद्रप्रस्थ में कोई पुरानी शत्रुता है। ओह, तो पुरानी शत्रुता भूलने की बात की है तुम्हारे महाराज ने। क्या वो नहीं जानते कि क्षत्रिय 27 जन्मों के बाद भी अपनी शत्रुता को नहीं भूलता? लाओ वो संदेश। आदरणीय महाराज जयचंद, पृथ्वीराज चौहान का प्रणाम स्वीकार हो। हम एक दूसरे के शत्रु हैं, यह बात उतनी ही सत्य है जितना सत्य है आपका मुझसे आयु में बड़ा होना, पद से और प्रतिष्ठा में मुझसे अधिक श्रेष्ठ होना। जिस वंश के आप सूरमा हैं उसका अपना एक गौरवशाली अतीत है, और जिस वंश ने मुझे गोद लिया है उसका भी अपना एक गौरवशाली इतिहास है। और इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब एक ही क्षेत्र के दो राजाओं में शत्रुता होती है, जब एक ही देश के दो राजा अपने अपने अधिकारों को लेकर युद्ध करते हैं, तो उससे सदा ही विद्रोहियों को लाभ होता है। सच पूछिए तो हमारी और आपकी शत्रुता केवल आपके उस हट पर आधारित है कि आपको भी इंद्रप्रस्थ का आधा भाग मिलना चाहिए, जिसके कारण हम दोनों एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो रहे हैं। आप अपना राज्य बढ़ाने के लिए और हम अपना राज्य बचाने के लिए। महाराज जयचंद, विधाता ने पहली बार हम दोनों को आपस की शत्रुता भुला देने का एक सुनहरा अवसर दिया है। गढ़ी सिरसा की विजय के बाद मैंने आपकी बुद्धिमती, विदुषी, सौंदर्य की प्रतिमा पुत्री राजकुमारी संयोगिता के दर्शन किए हैं। क्या लिखा है पुत्र? हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। मैंने राजकुमारी संयोगिता को अपना हृदय दे दिया, और राजकुमारी संयोगिता के नैनों में भी मैंने अपने लिए भावुकता देखी। महाराज, शायद प्रकृति नहीं चाहती कि हम एक दूसरे के शत्रु रहें, बल्कि प्रकृति तो चाहती है कि हमारी शत्रुता मित्रता में बदल जाए और कन्नौज की राजकुमारी पुत्रवधू बनकर इंद्रप्रस्थ आ जाए। यदि दोनों राज्यों की धरती एक दूसरे के गले मिल जाए तो किसी भी विदेशी शक्ति को इस देश की ओर आंख उठाकर देखने का साहस ही नहीं हो सकता। इसलिए मैं सांभर नरेश पृथ्वीराज चौहान पूरी नम्रता के साथ आपसे राजकुमारी संयोगिता का हाथ मांगता हूं। यह नहीं हो सकता। पुत्र, उस दुष्ट ने ऐसा क्या लिख दिया है पत्र में? दूत, इससे पहले कि हम तुम्हारा वध कर दें, जाओ, निकल जाओ यहां से। किंतु महाराज, इसका उत्तर देखा नहीं तुमने? हमने उसके संदेश को अपनी जूती की नोक के तले मसल दिया है। जाओ, कह दो उसे, यही उत्तर है हमारा। जाओ। जो आ गया महाराज। बताते क्यों नहीं पुत्र? आखिर लिखा क्या है इस पत्र में? क्या लिखा है? क्या लिखा है पिताजी?
उसने हमें गाली दी है। गाली? हाँ पिताजी, गाली। उसने आपकी पौत्री और मेरी पुत्री संयोगता का हाथ मांगा है। क्या? जिस अनंत पाल तोमर ने तुम्हारे पिता का हाथ काटकर उसे अपंग बना दिया है, उस हत्यारे का गोद लिया हुआ बेटा आज हमसे हमारी पौत्री का हाथ मांग रहा है। महाराज, हम पृथ्वीराज चौहान से ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रस्ताव की आशा नहीं करते थे। अड़मीर, जी तो चाहता है कि सेना को आदेश दूं और इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई कर दूं और पृथ्वीराज चौहान का सर काटकर उसके मृत शरीर को घसीटता हुआ यहां ले आऊं और उसके सर को कनौज के किसी चौराहे पर लटका दूं। मेरी पुत्री का हाथ मांगता है। पृथ्वीराज, जिस हाथ से तूने यह खत लिखा है, मैं वो तेरा हाथ काटकर तेरे शरीर से अलग कर दूंगा। कनौज की राजकन्या तुझे कभी नहीं मिल सकती, कभी नहीं मिल सकती, कभी नहीं मिल सकती। आज! तुझे इस अपमान की कीमत चुकानी पड़ेगी पृथ्वीराज चौहान, बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। तेरी इस धृष्टता को कन्नौज के लोग कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं।